नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाश आईएएस रिसर्च सेंटर में। आज के एपिसोड में हम आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में बताएंगे। कुछ प्रश्न हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के, उन प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को दोस्तों। एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया आज का जो क्लास है दोस्तों, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। चलिए दोस्तों, बीपीएससी में जो पूछे गए प्रश्न हैं प्रीवियस ईयर्स के पीटी में, उन प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे जो एंशिएंट हिस्ट्री से पूछे गए हैं दोस्तों। उससे पहले हम वीडियो एंशिएंट हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछे गए बीपीएससी में, उस वीडियो को डाल चुके हैं। उसी के सीरीज के तहत ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ दोस्तों? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो जन्म हुआ था कुंडग्राम में दोस्तों। कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। तो कुंडग्राम जो है कहाँ है दोस्तों? वैशाली में है दोस्तों, वैशाली। और ये बिहार में है दोस्तों। वैशाली जो है बिहार में है, और वैशाली के कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे दोस्तों, याद रखिएगा। जैन धर्म के क्या थे? ये वास्तविक संस्थापक थे। अब है कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। जैन धर्म के संस्थापक जो वास्तविक संस्थापक थे, इनकी मृत्यु जो है, महावीर स्वामी की मृत्यु जो हुई थी वो पावापुरी में हुई थी दोस्तों। पावापुरी में हुई थी, याद रखिएगा दोस्तों। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। इनकी मृत्यु महावीर जैन की मृत्यु दोस्तों। ये 2001 बीपीएससी के 2001-2 में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। देखिए दोस्तों, महावीर का जन्म जो हुआ था वो कुंडग्राम वैशाली में होता है। ये 3 बार बीपीएससी में पूछा जा चुका है। 1997 में, 2005 में और 2011 में ये प्रश्न जो है पूछा गया, और ये आगे भी पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में। कुंडग्राम कहाँ है? वैशाली में। और वैशाली कहाँ है? बिहार में। उसके बाद हम इनके मृत्यु की बात करते हैं, जिसको हम महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो इनकी मृत्यु जो है पावापुरी में हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? पावापुरी में। इनके प्रथम शिष्य जो थे, देखिएगा, महावीर जैन के प्रथम शिष्य जो थे, प्रथम शिष्य की अगर हम बात करते हैं, जो इनके दामाद थे, प्रथम शिष्य जो थे वो जमाली थे। कौन थे? याद रखिएगा दोस्तों, प्रथम शिष्य जो थे वो जमाली थे। और जैन सबसे प्राचीनतम ग्रंथ जैन का जो था, जैन ग्रंथ जो था, प्राचीनतम जैन ग्रंथ की अगर बात करते हैं, प्राचीनतम जैन ग्रंथ की बात करते हैं, तो वो था 14 पूर्व। याद रखिएगा दोस्तों, 14 पूर्व। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। वो बिहार दरोगा का हो, या बिहार एसएससी का हो, या वो रेलवे का हो, ग्रुप डी का हो, एनटीपीसी का हो, एसएससी का हो, सीएचएसएल का हो, सीजीएल का हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जहां पर जीके जीएस पूछा जाता है, वहां के लिए ये प्रश्न जो है अति महत्वपूर्ण है। खास करके ये प्रश्न बीपीएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को आप गौर से देखिए। जैन ग्रंथ जो है, जैन ग्रंथ जो प्राचीनतम जैन ग्रंथ की बात कर रहे हैं, तो पहला प्राचीनतम ग्रंथ जैन ग्रंथ जो था वो 14 पूर्व था। क्या था दोस्तों? 14 पूर्व था। अब है अगला पॉइंट जो है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया? देखो, ये जो पहला प्रवचन, पहला उपदेश दिए थे, उसी को कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। महात्मा बुद्ध जो थे वो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। लाइट ऑफ एशिया भी उन्हें कहा जाता है, एशिया का पुंज कहा जाता है महात्मा बुद्ध को। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की, और ये जो है अपना पहला उपदेश जो दिए थे सारनाथ में, और उसी पहले उपदेश को, प्रवचन को क्या कहा गया? उनके जीवन काल में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। तो ये कहाँ दिए थे? पहला जो धर्म चक्र परिवर्तन जो दिए थे वो किस स्थान पर दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे दोस्तों, सारनाथ में दिए थे। याद रखिएगा, अपना पहला प्रवचन जो है गौतम बुद्ध जो है कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। अब है महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ मिला था? महापरिनिर्वाण
महात्मा बुद्ध को, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, महात्मा बुद्ध की। बहुत इंपोर्टेंट है, देखो जैन धर्म और बौद्ध धर्म से एक दो प्रश्न बीपीएससी में हर साल देखने को मिलते हैं दोस्तों। बहुत एंशिएंट हिस्ट्री में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है प्राचीन इतिहास के स्रोत, बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तों, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। उसके भी प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेंगे। प्राचीन इतिहास, अगर हम प्राचीन भारत के इतिहास की बात करते हैं तो अभी अपने जैन धर्म के बारे में देखा कि जैन धर्म से कितने प्रश्न आ रहे हैं। उसके बाद आप महात्मा बुद्ध का जो महापरिणाम जो हुआ था, महापरिनिर्वाण जो हुआ था, वो कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर में, कुशीनगर में। अब पूछेगा सर कुशीनगर कहाँ है ना। देखिए दोस्तों, कुशीनगर जो है वो आपको कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। कुशीनगर जो है वो कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है दोस्तों, है ना। कुशीनगर कहाँ है दोस्तों, कुशीनारा जिसको हम कहते हैं, ये क्लियर है। 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी, ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। और इसी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया था। ये 80 वर्ष की अवस्था में मरे थे, याद रखिएगा दोस्तों। और अगर बात करते हैं महावीर स्वामी की, तो ये 72 वर्ष की अवस्था में मरे थे। दोनों के कितने वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी मरे थे, 72 वर्ष की अवस्था में। लेकिन अगर महात्मा बुद्ध की बात करते हैं, इनका महापरिनिर्वाण हुआ था 80 वर्ष की अवस्था में, 483 ईसा पूर्व में। ये सब बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब है अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है दोस्तों, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है दोस्तों, बहुत इंपोर्टेंट है। त्रिपिटक जो है वो किसकी धार्मिक पुस्तक है, देखिएगा दोस्तों। त्रिपिटक जो है किसकी धार्मिक पुस्तक है, तो हम आपको बता देते हैं त्रिपिटक जो है वो आपको बौद्ध की धार्मिक पुस्तक है दोस्तों। त्रिपिटक की अगर बात करते हैं किसकी है धार्मिक पुस्तक, तो ये है बौद्ध का, याद रखिएगा दोस्तों। अभी हम बौद्ध धर्म की चर्चा कर रहे हैं, तो बौद्ध धर्म का जो है वो धार्मिक पुस्तक था, बौद्ध ग्रंथ है। इसमें जो त्रिपिटक में कौन कौन आता है, विनय पिटक, याद रखिए दोस्तों, विनय पिटक, विनय पिटक। उसके बाद आता है आपको दोस्तों सुत्त पिटक, सुत्त पिटक। और उसके बाद आता है दोस्तों अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, याद रखिए दोस्तों। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें 3 जो पिटक है वो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक है, याद रखिएगा दोस्तों। अब बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या समानताएं हैं धर्म में और क्या असमानता है वो देखिएगा। तो दोस्तों इसमें जो असमानता, जो समानता नहीं है, असमानता जो है वो आत्मदमन की बात करते हैं। आत्मदमन में जो है वो समानता नहीं है। देखो गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था। किस मार्ग का, वे मोक्ष के लिए कठोर साधना और काया क्लेश में विश्वास नहीं करते। इसके विपरीत महावीर स्वामी मोक्ष के लिए, देखो महावीर स्वामी जो तो कहते थे कि कठोर तप से ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है। कठोर तप से जो है, तप से क्या प्राप्त हो सकता है, मोक्ष प्राप्त हो सकता है। लेकिन गौतम बुद्ध जी ने कहा था कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए जरूरी नहीं है कठोर तप करना, है ना। संसारिक जीवन में रहते हुए, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन जैन धर्म के जो संस्थापक महावीर, वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे, वो कहे थे कि मोक्ष की प्राप्ति जो है वो कठोर तपस्या से ही प्राप्त किया जा सकता है। क्लियर। अब है बोध गया में बोधि वृक्ष। देखो बोध गया में बोधि वृक्ष के निकट ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, है ना। बोधि वृक्ष के निकट ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को। और क्वेश्चन ये है कि बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है। तो बोध गया में जो बोधि वृक्ष है वो उस वृक्ष का कौन सा पीढ़ी है, वो वृक्ष किस पीढ़ी का है। तो दोस्तों याद रखिएगा पंचम पीढ़ी का है, पंचम पीढ़ी का है दोस्तों, याद रखिएगा। ये क्या है, पंचम पीढ़ी का है, याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद है बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया। दोस्तों बराबर की गुफाओं का प्रयोग जो है किसने आश्रय गृह के रूप में किया, तो आजीवकों ने, याद रखिएगा दोस्तों। आजीवकों ने बराबर
कि गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया था किसने? आजीवकों ने किया था। अगला प्रश्न है, आजीवक एक संप्रदाय है। दोस्तों जब 6ठी शताब्दी में मगध का उत्कर्ष हुआ था तो 6ठी शताब्दी में बहुत सारे संप्रदाय, धर्म संप्रदाय जो थे वो उभर कर के आए थे। टोटल 62 संप्रदाय उभर के आए थे। उसमें से जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो है बहुत ज्यादा फेमस हुए। लेकिन हम बात करते हैं यहाँ पर आजीवक संप्रदाय की। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे दोस्तों? आजीवक ये संप्रदाय है, इसके संस्थापक कौन थे? तो मखली गोसाल, याद रखिएगा। मखली गोसाल जो थे वो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। जैसे बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे महावीर स्वामी, ठीक उसी प्रकार से आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोसाल, याद रखिएगा, मखली गोसाल। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो उदयन थे। देखिए दोस्तों, पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु का पुत्र उदयन ने किया था। दोस्तों हर्यक वंश के संस्थापक जो थे वो बिंबिसार थे दोस्तों, याद रखिएगा। और बिंबिसार के ही पुत्र थे अजातशत्रु और अजातशत्रु के पुत्र थे उदयन, जो कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो किए थे उदयन ने की थी। उदयन, याद रखिएगा, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? उदयन ने की थी। अब है अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पाटलिपुत्र बसाया था? वही प्रश्न है पाटलिपुत्र। देखो कई बार क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा है कि देखिए पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र है, कुसुमपुर है, आजिमाबाद है, ये सारे नाम पटना के हैं। तो पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र था और उस पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है उदयन ने किया था। किसने किया था? उदयन ने। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया था? विश्व में जो पहला, देखो विश्व का पहला गणतंत्र जो था, विश्व का पहला गणतंत्र रिपब्लिक, वो बिहार में था। और वो कहां था? वैशाली में था। जहां पर किनका जन्म हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। वहीं पर जो है जन्म हुआ था वैशाली में। उसी डिस्ट्रिक्ट में क्या था आपको दोस्तों? विश्व का प्रथम गणतंत्र की स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? लिच्छवी ने की थी। किसने की थी? लिच्छवी ने की थी। लिच्छवियों ने जो है, वैशाली के लिच्छवियों ने जो है विश्व का पहला गणतंत्र की स्थापना किया था। विश्व का पहला गणतंत्र, इंपोर्टेंट पॉइंट, पहला गणतंत्र जो है बिहार के वैशाली में किया गया था लिच्छवियों के द्वारा। याद रखिए दोस्तों, किसके द्वारा? लिच्छवियों के द्वारा। मगध की प्रारंभिक राजधानी कहां थी? दोस्तों मगध जो 6वीं शताब्दी में मगध जो उत्कर्ष हुआ, मगध जो है उत्कर्ष हुआ मगध का, तो मगध का प्रारंभिक राजधानी कहां था? राजगृह या गिरिव्रज? राजगृह या गिरिव्रज, याद रखिएगा। मगध की प्रारंभिक राजधानी कहां थी? राजगृह या गिरिव्रज, याद रखिएगा दोस्तों। मगध पर जो है पहला राजवंश बृहदत्त वंश था, लेकिन उसको हरा दिया था कौन? तो हर्यक वंश स्थापना किया गया था बिंबिसार के द्वारा, है ना। और उसके बाद बिंबिसार को मार करके अजातशत्रु जो है गद्दी पर बैठा, याद रखिएगा दोस्तों। और अजातशत्रु ने राजधानी जो है राजगृह से कहां हस्तांतरित की थी? सॉरी, उदयन ने जो है वो पाटलिपुत्र ले गया था। अजातशत्रु के वंश का क्या नाम है? तो अजातशत्रु के वंश का नाम है हर्यक वंश। हर्यक वंश के शासक थे दोस्तों। अजातशत्रु किसके शासक थे? हर्यक वंश। जैसे बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे और उसके पुत्र थे अजातशत्रु, और अजातशत्रु के पुत्र थे उदयन, जिसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सेंट्रोकोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को किस रूप में पहचाना था? सेंट्रोकोटस के रूप में। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? देखो दोस्तों, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। दोस्तों याद रखिएगा, 1837 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1837 ईस्वी में। 1837 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने।
जेम्स प्रिंसेप जो थे वो ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाले पहले विद्वान थे। अब है मेगास्थनीज, देखो आ गया प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत से क्वेश्चन आ गया। देखो प्राचीन भारतीय इतिहास के 4 स्रोत है। धार्मिक ग्रंथ हो गया दोस्तों, ऐतिहासिक ग्रंथ हो गया, विदेशी यात्रियों का विवरण हो गया और साहित्यिक स्रोत हो गया दोस्तों। तो ये 4 जो थे वो प्राचीन इतिहास के स्रोत थे। अब प्राचीन इतिहास के स्रोत में जैसे मेगास्थनीज का इंडिका जो है वो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में ही आते हैं। तो मेगास्थनीज के पुस्तक का क्या नाम था? तो मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम था इंडिका। याद रखिएगा दोस्तों, इंडिका जो थी मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम था इंडिका। और ये चंद्रगुप्त मौर्य जो था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कौन? मेगास्थनीज जो किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और इनकी एक पुस्तक है, इसमें मौर्य इतिहास के बारे में बताया गया, मौर्य के इतिहास के बारे में बताया है, मौर्य के सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन के बारे में। इंडिका के मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे और मौर्य वंश के बारे में सारा कुछ जानकारी जो है, सामाजिक जीवन हो या आर्थिक जीवन हो, उसकी जानकारी जो मिलती है इस इंडिका पुस्तक से। मेगास्थनीज ने इसको क्या किया है? लिखा है। अब है अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। जो भी प्रश्न हम आपको बता रहे हैं ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ही इंपोर्टेंट हैं। आगे और प्रश्न भी हम देखते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया के जितने भी प्रश्न बीपीएससी में पूछे गए हैं उन सारे सीरीज के माध्यम से हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। अब अगला जो प्रश्न है उस प्रश्न को हम देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। मेगास्थनीज दूत था किसका? मेगास्थनीज जो था दूत था। क्वेश्चन ये है, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। मेगास्थनीज दूत था किसका था? तो ये सेल्यूकस निकेटर का था। ये जो था सेल्यूकस निकेटर का दूत था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज जो है किसका दूत था? सेल्यूकस निकेटर का। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था और इसने ही क्या लिखा था? इंडिका लिखा था, जिसमें मौर्य वंश के बारे में, मौर्य वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसके सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी जो हमको मिलती है मौर्य वंश के बारे में। वैसे मौर्य वंश के राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी हमको कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलती है। याद रखिएगा दोस्तों। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? याद रखिएगा, मौर्य वंश का स्थापना जो किया था वो चंद्रगुप्त मौर्य किया था। चंद्रगुप्त मौर्य किया था। याद रखिएगा दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। और अंतिम मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था, अंतिम शासक की अगर बात करते हैं तो बृहद्रथ था। याद रखिएगा दोस्तों, बृहद्रथ था। अब अगला क्वेश्चन, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो जूनागढ़ अभिलेख में जो है वो दोस्तों रुद्रदामन प्रथम की जो है उपलब्धियां जो है उल्लेखित है। अब है किस राजाओं का जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो खारवेल का। राजा खारवेल जो थे वो जैन धर्म को मानते थे, जैन धर्म को मानते थे, बहुत ज्यादा झुकाव था इनको। अब है कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था? तो महामेघवाहन वंश। याद रखिएगा दोस्तों, महामेघवाहन वंश से संबंधित थे खारवेल। खारवेल जो संबंधित थे किस वंश से? महामेघवाहन वंश। और खारवेल जो है किसके प्रेमी थे? किस धर्म के? प्रकाट अगाध प्रेमी थे जैन धर्म के। अब प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? वेरी इंपोर्टेंट, ये बीपीएससी में पूछा गया। 2015 के बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के नेपोलियन किसे कहा जाता है? प्राचीन भारतीय इतिहास के नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो मैं आपको बता दूं, प्राचीन भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है दोस्तों? तो ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। याद रखिएगा दोस्तों, समुद्रगुप्त को
भारत का नेपोलियन कहा जाता है, प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। और किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ ने। विंसेंट स्मिथ ने इन्हें प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा था। समुद्रगुप्त को प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा था कौन? विंसेंट स्मिथ ने कहा था। अब है गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, कौन था? स्कंदगुप्त जो था, स्कंदगुप्त जो था वो किसको पराजित किया था? हुनों को, याद रखिएगा, हुनों को पराजित किया था। किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता है? अपरहत किस प्रकार की भूमि को कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये कहा जाता है बिना जोते हुए जंगली भूमि को, बिना जोते हुए जंगली भूमि को अपरहत कहा जाता है, अपरहत कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, क्या कहा जाता है? अपरहत कहा जाता है। दोस्तों चीनी यात्री संग यून, याद रखिएगा, यात्री हमने कहा था प्राचीन इतिहास के स्रोत में हमें जो प्राचीन इतिहास के बारे में जो जानकारियां मिलती है वो विदेशियों के विवरण से मिलती है, जिनमें से चीनी यात्री भी जो है भारत में यात्रा करने के लिए आए। बहुत सारे चीनी यात्री भारत में यात्रा करने के लिए आए थे, उनसे भी हमको प्राचीन भारत कैसा था, हमारा प्राचीन काल का भारत कैसा था, उनसे भी हमको जानकारी मिलती है। तो क्वेश्चन है, चीनी यात्री था संग यून। क्वेश्चन है, चीनी यात्री संग यून भारत कब आया था? तो ये 1518 ईस्वी में आया था। याद रखिए दोस्तों, 1518 ईस्वी में भारत आया था और 3 वर्षों तक भारत में बौद्ध धर्म का क्या किया था? बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब है हर्षवर्धन के शासन काल में, अगला है हर्षवर्धन के शासन काल में हर्षवर्धन के शासन काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो हेनसांग आया था। याद रखिए दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हेनसांग जो है, ह से हेनसांग और ह से हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के शासन काल में हेनसांग आया था। संग यून कब आया था? 1518। लेकिन क्वेश्चन कभी कभी को क्या पूछ देगा आपको, 515 से लेकर के 520 के बीच में, ये भी उत्तर हो सकता है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। हर्षवर्धन के शासन काल में कौन आया था दोस्तों? कौन चीनी यात्री आया था? हेनसांग। ह से हर्षवर्धन और ह से हेनसांग, याद रखिएगा, ह स्क्वायर, याद रखिएगा दोस्तों, ह से हर्षवर्धन और ह से हेनसांग, याद रखिएगा। अब कलहन की पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? कलहन। ऐतिहासिक स्रोत में जो है ये जानकारी, प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। कलहन की पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। कलहन ने कौन सा किताब लिखा था? राजतरंगिणी लिखा था, याद रखिएगा। इसमें कश्मीर का इतिहास मिलता है। राजतरंगिणी में किसका इतिहास, ये भी पूछ देता है एग्जाम में। कश्मीर का इतिहास जो है राजतरंगिणी में मिलता है। कहां मिलता है दोस्तों? कश्मीर का इतिहास राजतरंगिणी में मिलता है। तो दोस्तों अब तक 45 प्रश्नों को हम करवा चुके हैं।